जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 होने वाला है। सबसे पहले तो मन में यही सवाल आता है कि आखिरकार जो ये फार्मेसी एक्ट 1948 हमारी सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सोचा इस एक्ट को लाने का, उसके पीछे का तात्पर्य क्या था, उसके पीछे उद्देश्य क्या था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया प्लस पर, एक ऐसा चैनल जहां से आपके बी फार्मा के सभी सेमेस्टर की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो बी फार्मा 5th सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक सब्जेक्ट है, उसकी हमने 2 यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली है। आज बारी है यूनिट 3 की और यूनिट 3 का पार्ट 1 होने वाला है। इसके अंतर्गत आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंतर हमारे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि हमारा फार्मेसी एक्ट है, उसके बाद पीसीआई है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी डेली अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, सामने दिए गए क्यूआर कोड्स को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। लिंक्स इवन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, उनके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अपना लेक्चर हम अब शुरू करते हैं। जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 होने वाला है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव्स और डेफिनेशंस देखेंगे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स की। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ईआर यानी कि एजुकेशन रेगुलेशन, वो हम पढ़ने वाले हैं। स्टेट एंड जॉइंट फार्मेसी काउंसिल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम रजिस्ट्रेशन जो होता है फार्मासिस्ट का वो भी जानेंगे, और इस एक्ट के ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या है, किसी ने अगर कोई अपराध किया है, कोई जुर्म किया है तो सजा क्या है ना, तो वो भी हम जानेंगे। तो चलिए लेक्चर को अब हम अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मन में यही सवाल आता है कि आखिरकार जो ये फार्मेसी एक्ट 1948 हमारी सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सोचा इस एक्ट को लाने का, उसके पीछे का तात्पर्य क्या था, उसके पीछे उद्देश्य क्या था। भाई जो हमारा फील्ड है फार्मेसी का, जो प्रोफेशन है फार्मेसी का, वो अच्छे से रेगुलेट हो सके। इवन हमारी जो एजुकेशन है फार्मेसी की, चाहे वो बैचलर्स हो या हमारा डिप्लोमा हो या मास्टर डिग्री हो या हमारा और कोई अन्य कोर्स हो फार्मेसी का, इन सबको भी कैसे रेगुलेट करें। तो अपने प्रोफेशन जो है हमारा फार्मेसी का, उसकी प्रैक्टिस हो या हमारी एजुकेशन हो एटसेट्रा, उसको अच्छे से रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए इस फार्मेसी एक्ट को लाया गया था। तो उद्देश्य हमारे यही कहते हैं कि भाई जो प्रोफेशन और प्रैक्टिस है फार्मेसी की अपने इंडिया में, अपने भारत में, उसको हम रेगुलेट कर सके यानी कि नियंत्रण कर सके। साथ ही साथ हम ये सुनिश्चित कर सके कि भाई जो भी हमारी दवाइयां हैं उनका जो वितरण होगा, वितरण का मतलब डिस्पेंसिंग जो होगी ड्रग्स की, वो रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के द्वारा ही की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ फार्मेसी एक्ट के तहत एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए सेक्शन 3 के तहत पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया 1949 में, जिससे कि एजुकेशन को हम रेगुलेट कर सके। साथ ही साथ में और हम बेसिकली पब्लिक को भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जिससे कि अनक्वालिफाइड पर्संस जो दवाइयों को संभालते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं, उनका कारोबार करते हैं, उनसे बचाया जा सके। तो ये उद्देश्य थे हमारे इस एक्ट को लाने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताए। अब बारी आ जाती है कि कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं हमारी, ठीक है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे एक टर्म सुनने में आएगा आपको इस एक्ट में, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है कि भैया सेक्शन 20 के तहत, ठीक है, हमारा इंटर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है फार्मेसी काउंसिल का, जहां पर 2 या उससे ज्यादा राज्य, 2 या उससे ज्यादा, 3 हो 4 हो, वो अगर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम दोनों स्टेट्स या तीनों स्टेट्स मिलकर के एक ही फार्मेसी काउंसिल चलाएंगे, तो ये जो एग्रीमेंट है ये यही कहता है। अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब है कि जो स्टेट काउंसिल है हमारी अंडर सेक्शन 12 के तहत, तो जो कोर्सेज हैं स्टडीज के या एग्जामिनेशन को लेकर के हमारे फार्मेसी के, वो आ जाते हैं। सेक्शन 14 के तहत फॉरेन क्वालिफिकेशन आ जाती है कि भाई
जो फॉरेन से पढ़ के आए हैं, अब उनकी क्या क्वालिफिकेशन है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने की इंडिया में, वो आता है। सेंट्रल काउंसिल का मतलब है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका गठन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 3 के अंतर्गत किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही सेंट्रल रजिस्टर का मतलब है कि सेक्शन 15A के तहत हमारी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक रजिस्टर मेंटेन करती है। ठीक है जी। अब आ गई टर्म रजिस्टर कि भाई रजिस्टर कौन सा मेंटेन कर रहे हैं। रजिस्टर का मतलब है कि भैया इस एक्ट के तहत एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के नाम मेंशन किए जाते हैं। जैसे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो मेरा नाम आ जाएगा उसके अंदर। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब है कि जिसका नाम आपका उस रजिस्टर के अंदर आ गया है। हर स्टेट काउंसिल अपना एक रजिस्टर मेंटेन करती है। ठीक है, तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपका नाम उस रजिस्टर में आ गया है, तब आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। स्टेट काउंसिल का मतलब है कि सेक्शन 19 के तहत हमारी केंद्र सरकार ने गठन किया था सभी स्टेट काउंसिल्स का कि भैया अब हर स्टेट की अपनी काउंसिल होगी, या उसमें हम जॉइंट स्टेट काउंसिल की बात करें तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद सेक्शन 20 के तहत बनी है ना। जैसे पंजाब हरियाणा सबसे बढ़िया एग्जांपल समझ सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं बेटा जी आपके एग्जाम में वो आते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से और स्पेशली उसके कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखो भाई, इसकी जो स्थापना हुई थी 1949 में सेक्शन 3 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पीसीआई का गठन किया गया। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आपके बेसिकली कार्य करती है एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और इसके अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स की बात करूं तो 6 टीचर्स होंगे आपके, चाहे वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से हो, फार्मेसी से हो या फार्माकोलॉजी से हो, यूनिवर्सिटीज के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। एक मेंबर मेडिकल काउंसिल के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो हर एक स्टेट काउंसिल के द्वारा इलेक्ट होता है। तो टोटल आपके इलेक्टेड मेंबर्स 8 होते हैं। ऐसे ही नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करूं तो 6 पर्सन में से कम 4 के पास तो डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बात करूं, एक रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और एक एआईसीटीई के, तो टोटल 8। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा जो हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए टोटल 9 और वहीं पर 3 मेंबर्स होते हैं आपके एक्स ऑफिशियो कैटेगरी में। ठीक है, एक्स ऑफिशियो कैटेगरी में, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीसीजीआई कहा जाता है। यह है कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि 8 मेंबर्स तो हो गए इलेक्टेड, 9 मेंबर्स हो गए नॉमिनेटेड और 3 मेंबर्स हो गए आपके एक्स ऑफिशियो। टोटल 20 मेंबर की ये काउंसिल बनती है आपकी सेंट्रल काउंसिल। देखो बेटा जी, एग्जाम में सेंट्रल काउंसिल लिख दे या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया लिख दे या पीसीआई लिख दे, घबराना नहीं है, वो पूछ आपसे पीसीआई के बारे में ही रहा है। ठीक है, नाम अनेक लेकिन काम एक। ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जो ये 20 मेंबर्स हैं इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो, उन्हीं मेंबर्स में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं और इस कमेटी का जो कार्यकाल चलता है वो 5 साल के लिए चलता है। हालांकि फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है इनको, जो कमेटी ये 20 मेंबर्स हैं ये फिर से दोबारा 5 साल के लिए इलेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कार्य हर 5 साल में खत्म हो जाता है, हर 5 साल में फिर से इलेक्शन होते हैं। अब इनके काम क्या है, पावर्स क्या क्या है, ये सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करेंगे फार्मासिस्ट का। ठीक है, और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे फार्मेसी एजुकेशन को लेकर के, उनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है, फ्रेम करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। कोर्सेज और एग्जाम्स का जो अप्रूवल देना है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। जितने फार्मेसी के हमारे कॉलेजेस हैं सबके इंस्पेक्शन पीसीआई ही करता है। ठीक है जी। अब स्पेशल प्रावधान क्या बना, 1976 में एक अमेंडमेंट आया, यानी कि संशोधन,
जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकती हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इलेक्शन, और वो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, अब फंक्शंस क्या क्या हैं भाई? जो कम से कम हमारे स्टैंडर्ड्स, जो आपकी एक गाइडलाइंस होनी चाहिए, ठीक है, जो गाइडलाइंस हमारी होनी चाहिए फार्मेसी एजुकेशन को लेकर के, वो उनको बनाने की जिम्मेदारी पीसीआई की। फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल देना कोर्सेज एग्जामिनेशंस के लिए, वो जिम्मेदारी पीसीआई की। सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करते हैं फार्मासिस्ट का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की। वहीं पर फार्मेसी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करना, चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पीसीआई की होती है। साथ ही साथ जितने भी फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब पे इंस्पेक्शन करवाने की जिम्मेदारी पीसीआई की है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को फार्मेसी मैटर्स से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एडवाइस है, वो ये देती है। वहीं पर किसी कॉलेज के द्वारा अगर नॉन कॉम्प्लियंस हुआ है, अनुपालन नहीं हुआ गाइडलाइंस का, चाहे फैकल्टी कम है, बच्चे कम है, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एटसेट्रा, तो भैया ये विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने डिसीजन को। और फार्मेसी एजुकेशन को कैसे यूनिफॉर्मिटी के साथ प्रमोट करना है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस को कैसे पूरे भारत में और बढ़ाना है, वो जिम्मेदारी भी पीसीआई की, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की होती है। ये रहा हमारा पीसीआई का सेक्शन। आगे चलते हैं। आपने सुना एजुकेशन एंड रेगुलेशन, पीसीआई ही एजुकेशन एंड रेगुलेशंस, मतलब पीसीआई ही एजुकेशन को लेकर के रेगुलेशन करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल प्राप्त है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए, वो बेसिकली इसके अंतर्गत आ जाता है कि कम से कम ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो सब इसके अंतर्गत आती है। जैसे जो बच्चे डी फार्मा कर चुके हैं या कर रहे होते हैं, या इवन आप बी फार्मा में हो, आप भी जानते हो कि डी फार्मा वालों को 500 घंटे की ट्रेनिंग कम से कम करनी पड़ती है, जो ऑलमोस्ट 3 महीने बनते हैं हमारे। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो ये आपका एजुकेशन रेगुलेशन के तहत आया। अमेंडमेंट स्टेट्स को भेजे जाते हैं कि भैया जो भी संशोधन है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ में फिर इसका प्रकाशन होगा गैजेट में। वहीं पर रेगुलेशंस इफेक्टिव हो जाते हैं स्टेट में जिस दिन से पीसीआई अपना नोटिस जारी करती है। आज नोटिस जो आएगा वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। अब जो एप्लीकेशन है रेगुलेशंस की स्टेट्स के लिए, भैया जो स्टेट्स से होती हैं वहां से इफेक्टिव एकदम काम होता है। जिस दिन जो भी डेट मेंशन है उसी दिन से वो इफेक्टिव माना जाएगा, जब तक कि वो या तो रिपील ना हो जाए या उसमें कोई संशोधन ना आ जाए। पीसीआई कॉपीज ऑफ मिनट्स जो होती हैं वो भी फर्निश करती है, एनुअल रिपोर्ट्स भी मेंटेन करती है, और अकाउंट्स भी मेंटेन करेगी, और ऑडिट्स भी हर साल होते हैं। पीसीआई साथ साथ रेगुलेशंस तो बनाती ही है मैनेजमेंट को लेकर के कि भैया जिससे सब चीजें अच्छे से चलती रहें, ठीक है, वो मीटिंग्स भी करती है, और साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी मैटर्स हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं, सब मैटर्स को भी लेकर के चलती है। अब बात है अप्रूव्ड कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशंस की। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पीसीआई में अप्लाई करते हैं कि भैया वो अप्रूवल चाहते हैं डी फार्मा का या बी फार्मा का। इंस्पेक्टर्स फिर रिपोर्ट सबमिट करते हैं, इंस्पेक्शन के बाद जो भी रिकमेंडेशंस है पीसीआई को वो भेजेंगे। ठीक है, जो भी हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए एक एज अ फार्मासिस्ट, उसका अप्रूवल देती है। पीसीआई फिर एआईसीटीई के साथ कोऑर्डिनेट करती है कि भाई जो डुप्लीकेशन है, कंफ्यूजन है, वो रुक जाए। अब ऐसा नहीं है, अब एआईसीटीई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब सीधा पीसीआई खुद ही सारी जिम्मेदारी निभाती है। ठीक है, फिर जितने भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको डेटा देना पड़ता है, जो भी एक पीसीआई मांगेगा, जब भी मांगेगा। अब तो ईआरपी पोर्टल बनाया हुआ है, सारी डिटेल्स उसी में मेंशन होती हैं, डिजी फॉर्मेट पोर्टल जो बनाया हुआ है। ठीक है, अब बारी है अप्रूवल एंड विड्रॉवल ऑफ कोर्सेज की। पीसीआई ही अप्रूवल देगा
कोर्सेज ऑफ स्टडीज को या एग्जामिनेशंस को एक फार्मासिस्ट बनने के लिए। इंस्पेक्टर इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, वेरीफाई करेंगे कि भैया फैसिलिटीज प्रॉपर है या नहीं है, फैकल्टीज वहां पर है या नहीं है, कॉम्प्लियंस अनुपालन किया है एजुकेशन रेगुलेशंस का यानी कि गाइडलाइंस का या नहीं। पीसीआई अप्रूवल विड्रॉ कर सकती है यदि स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए गए या जो नोटिस या रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वो ठीक नहीं रही, यानी कि पीसीआई यदि संतुष्ट नहीं हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई, तो भैया विड्रॉ कर देती है वो अपने अप्रूवल का। ठीक है, अब अप्रूवल है आपके अदर क्वालिफिकेशंस का। पीसीआई फॉरेन क्वालिफिकेशन को भी अप्रूवल देती है अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, लेकिन अगर सारे स्टैंडर्ड्स मैच हो गए और आपका जो है बेसिकली जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो गई हैं, लेकिन वो किसी भी टाइम उनका भी अप्रूवल विड्रॉ कर सकती है यदि उन्हें लगता है कि स्टैंडर्ड्स जो हमारे होने चाहिए वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अब बारी है हमारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स की और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की। सेक्शन 20 के तहत ये आया, स्टेट काउंसिल आई हमारी सेक्शन 19, जॉइंट स्टेट आई सेक्शन 20 के तहत। बात करेंगे इलेक्टेड मेंबर्स की, तो भैया स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, जिनमें से एक मेंबर आपका जो है बेसिकली 6 मेंबर्स तो आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए जो उन्हीं में से इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और एक मेंबर आपका इलेक्टेड मेंबर होगा जो मेडिकल काउंसिल स्टेट की वो उसको इलेक्ट करती है। 3 से 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर्स को लेगी, और एक मेंबर मेडिकल काउंसिल जो है हर एक स्टेट जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं जॉइंट में, उन दोनों में से एक मेंबर आपका इलेक्ट किया जाएगा मेडिकल काउंसिल से। अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करूं, 5 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिनमें कम से कम 3 के पास डिग्री या डिप्लोमा होता है फार्मेसी का। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 2 से 4 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं हर एक पार्टिसिपेटिंग स्टेट के द्वारा जिन पे डिग्री या डिप्लोमा होगा। फिर है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एक तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर उस स्टेट का, एक ऑफिसर इंचार्ज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, और एक गवर्नमेंट एनालिस्ट जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत अपॉइंट होता है। सेम ही चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होगा ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट का, ऑफिसर इंचार्ज होगा और गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा। तो यानी कि 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड, 7 मेंबर्स इलेक्टेड और 3 मेंबर्स आपके क्या हुए, 3 मेंबर्स आपके एक्स ऑफिशियो। 7, 5, 12, 3, 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स में। अब इनके काम क्या है, फंक्शंस क्या क्या है भैया? ये फार्मासिस्ट का रजिस्टर मेंटेन करेंगे, रजिस्टर को बनाना, उसको संभालना, उसको अपडेट करना, किन के नाम आएंगे किन के नाम हटेंगे, सारी जिम्मेदारी इनकी है। रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल देना, भाई मान लो मेरा बी फार्मा हो गया, अब जो मेरी स्टेट है जैसे यूपी, तो यूपी की जो फार्मेसी काउंसिल है रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का काम भी उन्हीं का है। लाइसेंस देना है, रिन्यू करना है, ट्रांसफर करना है, ये सारी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, लेकिन उन्हीं की जो एलिजिबल फार्मासिस्ट हैं। अप्रूवल ऑफ क्वालिफिकेशंस, भैया जो क्वालिफिकेशन है एक एप्लीकेंट की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो फुलफिल हुई है या नहीं, वो यही चेक करेंगे। और मैंने अभी जैसा कहा था रजिस्टर मेंटेन करते हुए कि भैया किसका नाम ऐड होगा किसका नाम हटेगा, ये जिम्मेदारी भी यहां पे जो रजिस्ट्रार होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उसके ऊपर होती है। रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के रीजन कई हो सकते हैं, या तो उसने कोई गलत काम कर दिया हो, कहीं पकड़ा गया हो, या डेथ हो गई है, ठीक है, या उस स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में चला गया है, तो तब नाम हटता है। ठीक है, ये कंडीशंस आती हैं। आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ कलेक्ट करते हैं फीस, जो भी लेवी होती है हमारी रजिस्ट्रेशन के लिए या रिन्यूअल के लिए जो फीस है वो कलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, ये आपको प्रॉपर आईडी कार्ड्स देते हैं, आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं। फार्मेसी एक्ट प्रोविजंस हमारे मेंटेन रहे, ये सुनिश्चित करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही दवाइयों को वितरण करें। प्रीमाइसिस का इंस्पेक्शन भी करवाते हैं, ठीक है, ऑथोराइज करेंगे इंस्पेक्शंस को फार्मेसी प्रीमाइसिस की और इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है, और
पीसीआई और सरकार के साथ मिलकर के चलते हैं, उनको असिस्ट करेंगे, डेटा सप्लाई करते हैं, कॉपरेट करते हैं पीसीआई के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखते हैं, ठीक है, और जो एजुकेशन मैटर्स है उन सब में जिम्मेदारी निभाते हैं, ठीक है। अब बात है हमारी रेगुलेशन ऑफ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कि भाई रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। भैया देखो, इसमें आपकी एज कम से कम 18 साल की होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12th के बाद बहुत से डी फार्मा करते हैं या 12th के बाद बहुत से बी फार्मा करते हैं, ठीक है। बी फार्मा करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं पीसीआई में, सब कुछ वेरीफाई होगा और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डी फार्मा किया है डायरेक्ट ही 12th के बाद, तो भैया सीधी सी बात है, आपका जो 500 घंटे का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है सरकारी अस्पताल से, ठीक है, वो आपको लेना पड़ेगा। मतलब आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करके जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तभी पॉसिबल है कि आपका रजिस्ट्रेशन संभव है। ये कंडीशंस हैं हमारी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए, जो इसके अंतर्गत आता है। अब बारी आ जाती है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की। अब बारी आ जाती है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की। अगर कोई भी व्यक्ति गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो अपने आप को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बना रहा है, तो भैया ये अपराध है। इसमें सजा 500 रुपए तक की पहली बार पकड़े जाने पर, या जेल भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं, और दूसरी बार पकड़े गए तो सजा बढ़ भी सकती है। अगर एक अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट दवाइयों का वितरण कर रहा है तो भैया उस पे जुर्माना लगेगा, उस पे जो है जेल भी हो सकती है या फिर दोनों। अगर कोई अपना सर्टिफिकेट शो करने में या सरेंडर करने में सक्षम नहीं रहा, फेल हो गया, ठीक है, तो भैया उसको सजा मिलेगी। कोई इंस्टीट्यूशन फार्मेसी का कोर्स चला रहा है बिना पीसीआई के अप्रूवल पे, एक तो सबसे पहले जो है उसको जो है सजा होगी, सरकार उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या पीसीआई। और फार्मासिस्ट या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की टर्म्स का गलत इस्तेमाल किया, अपराध किया उसके बिहाफ पे, तो भैया लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस एक्ट के तहत आपको भी सजा मिलेगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने यूनिट 3 का पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें फार्मेसी एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में जाना है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, सारी चीजें समझ आई होंगी। आप नोट्स चाहते हैं कि बी फार्मा के नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिले, तो इस नंबर पे 6397576299 पे आप टाइप करके भेज दीजिए बी फार्मा, B.Pharma, यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपको बी फार्मा के नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आप जो है हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पर फॉलो करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका बेस्ट कंपेनियन होने वाला है बी फार्मा के टेन्योर के लिए। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और द एप्पल ऐप स्टोर, और व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।